दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा एक डिसीजन अभी 13 अगस्त 2024 को दिया गया है। ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसके संदर्भ में, और ये कहीं न कहीं बहुत दुख वाली बात भी है। और ये अपने सिस्टम का दोष कहें या सरकारों का दोष कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए, इस निर्णय से कितने लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ जाएगा। आप इस बात को जरा सा सोच कर देखिए कि 2020 से जो ज्वाइनिंग जो बच्चा लिया एज अ टीचर, आज 2024 यानी पिछले 4 सालों में उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन और बदलाव आ चुका होगा। शादी हो चुकी होगी, एक परिवार उसका अपना बन चुका होगा, एक भरोसा उसके परिवार का उसके ऊपर हो चुका होगा, पढ़ाई वो छोड़ चुका होगा। एक जो तैयारी का एक स्तर होता है, जब आप नौकरी पा जाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक ढीलापन कहिए या एक सुस्ती सी आ जाती है। फिर से आप, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं 4 साल बाद फिर आप कंपटीशन की तैयारी करिए और नई नौकरी के लिए तलाश करिए, तो ये बड़ा सा असंभव सा हो जाता है। सरकारें और कोर्ट इस बात पर विचार नहीं कर पाती कि समय कितना बहुमूल्य होता है, और कोई भी निर्णय गलत हो या सही हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वह निर्णय अगर त्वरित ना मिले, जल्दी ना मिले, तो वो अन्याय के समान ही होता है। अब इस निर्णय में जो खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, डबल बेंच का निर्णय है, और इस निर्णय से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस डबल बेंच ने यह डिसीजन दे दिया है कि अगले 3 महीने में राज्य सरकार जो है इस रिजल्ट को रिन्यू करे, नए सिरे से जारी करे। ठीक है। और यह जो निर्णय है, इस निर्णय को देते समय इन्होंने थोड़ी सी रहमदिली केवल ये दिखाया है कि जो अभी एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं उनको जो है सत्र लाभ दिया जाए, ताकि अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू कर सके। कौन समझाए इन जजों को कि 4 साल में आदमी पढ़ाई छोड़ चुका होता है, फिर से उसे आप पढ़ाई करने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या निर्णय आया है 13 अगस्त 2024 को लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों की बेंच का। इन्होंने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में इन्होंने पूरी तरह से जो दोनों चयन सूची थी, एक 2022 की चयन सूची 6800 की, उसे, और जून 2020 की जो ज्वाइनिंग चयन सूची थी उसे, दोनों को इन्होंने रद्द किया है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 1 जून 2020 को जो जारी चयन सूची थी और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की जो चयन सूची है, उसे शुक्रवार को रद्द करते हुए नए सिरे से सूची जारी करने का आदेश इन्होंने दिया। कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय अगर वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी सहायक अध्यापक पर विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, जिससे विद्यार्थी की पढ़ाई का नुकसान न हो। और कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित वादियों को आदेश दिया है कि नई सूची 3 माह के अंदर क्या कर दी जाए, जारी कर दी जाए। यह फैसला जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस VR सिंह की बेंच ने महेंद्र पाल समेत करीब 8 दर्जन विशेष याचियों को एक साथ निस्तारित करते हुए सुनाया है। ठीक है, यानी एक लंबा मामला था। ठीक है, एक बहुत ज्यादा याचिकाएं थी, सबका निर्णय यहां पर आया है। तो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ यह निर्णय गया है। डबल बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 13 अगस्त को अपना फैसला सुनाया 2024 को। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के आदेश को संशोधित करते हुए एक सिंगल बेंच का फैसला आया था, ठीक है, जिसमें यह कह दिया गया था कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर वो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी में ही स्थान दिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में वो नहीं जा सकते। इसके अपोज में इन्होंने निर्णय दिया है। इन्होंने कहा अपने निर्णय में, इन्होंने कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर रिजर्व कोटे के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। यानी सपोज करिए कि कोई जनरल कैंडिडेट की जो मेरिट है, मान लीजिए वो 98 जाती है, और कोई रिजर्व कोटे का स्टूडेंट भी 98 पाता या उससे एबव पाता है, तो वह अपने रिजर्व कैटेगरी में नहीं बल्कि अनरिजर्व कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यह निर्णय इन्होंने दिया है। और इसके अलावा यह भी साफ हुआ है कि वर्टिकल आरक्षण और लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाए। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है, इसे थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये दोनों लाभ देने की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, आपका SC रिजर्वेशन 21% है, ठीक है, 2% ST है। अब सपोज करिए कि
कोई बच्चा ओबीसी का रिजर्वेशन लिया है 27% के अंदर, ठीक है, अब वो फिजिकली डिसेबल भी है यानी विकलांग भी है, तो विकलांग के लिए 4% रिजर्व कोटा होता है, तो उसे वर्टिकल तो मिलेगा ही रिजर्वेशन 27% वाला, वो 4% वाला भी मिलेगा और उसको उसी की कैटेगरी में मिलेगा यानी ओबीसी कैटेगरी में मिलेगा। अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है और विकलांग भी है तो उसे ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर और विकलांग कैंडिडेट के तौर पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो इसे कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी दोहरा लाभ वो लेगा। तो इन्होंने कहा कि दोनों लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट इस भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में भी कोई हस्तक्षेप करने से इन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में बच्चों इन्होंने अपील किया है। इन्होंने कहा है, अब देखिए कोर्ट वालों को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता, ये सिंगल बेंच का निर्णय था। तो सिंगल बेंच का जो निर्णय था 2023 का, वो निर्णय क्या था जरा उसको समझिए। हालांकि ये निर्णय मुझे भी गलत लग रहा है, ठीक है, लेकिन आज भाई सीधी सी बात है कि रिजल्ट जब दोबारा आएगा तो जनरल कैंडिडेट के बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, तो ये एक तरह से इनजस्टिस ही होगा। ये हमारा एक सिस्टम है जो सड़ा गला सा सिस्टम है। हम यूपी सरकार को क्रिटिसाइज करें या सिस्टम को क्रिटिसाइज करें कभी समझ में नहीं आता। अगर सरकारें साफ मन से किसी भी एग्जाम को अगर कंडक्ट कराना चाहें, उसमें 1% की भी गलती होने की संभावना नहीं होती है। ये सरकारों का एक घिसा पिटा जो रवैया है ना, किसी भी वैकेंसी को उलझाए रखना, चुनाव तक वैकेंसी को लाना, ठीक है, उसे क्लियर न करना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से, या कहिए कि हमारी कमजोरी है या सरकार की कमजोरी है, इसे हम कुछ कह नहीं सकते। सिंगल बेंच का जो निर्णय था, उस निर्णय में इन्होंने कहा था कि विशेष अपील दाखिल करके याचियों ने सिंगल बेंच के एक 13 मार्च 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने 69,000 या उस भर्ती अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच ने अपने निर्णय में यह कहा था कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है। सिंगल बेंच ने यह कहा था कि जो टेट एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, उस टेट एग्जाम में अगर कोई ओबीसी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी वाला मार्क्स लाता है तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाना गलत नहीं है। यहां पर तो इन्होंने सही किया, ठीक है। लेकिन अगला जो इन्होंने निर्णय दिया उसमें इन्होंने कहा कि क्योंकि टीईटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा, इन्होंने कहा कि भाई ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा भी, रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर अच्छे मार्क्स लाता है अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो सकता है, चूंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसे अनरिजर्व कैटेगरी में आने दीजिए अगर वो मेरिट अच्छी लाता है। लेकिन आगे इन्होंने कहा कि हालांकि सिंगल बेंच ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये इनका निर्णय जो है गलत था, ठीक है, जिसे डबल बेंच ने बदल दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है और अगर मेरिट वो अच्छी ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के इक्वल, तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा, उसे रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो यानी यहां पर ओवरलैपिंग इन्होंने नहीं कराया, जिससे बहुत सारे ओबीसी एससी के बच्चे बाहर रह गए, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी में केवल जनरल के बच्चे ही ज्यादातर जा पाए। तो ये एक तरह से थोड़ा सा इसी को जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेन किया जाए, यानी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा भी अगर अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर का मार्क्स ला रहा है तो वो ओवरलैपिंग करेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 2 जजों की पीठ ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाला वर्टिकल लाभ का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण को भी देना होगा। कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में कहा कि सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत दिए गए आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। अब यहां पे मामला ये बच्चों फंस गया है, यानी सरकार, अब आप 2027 में चुनाव भी है, गवर्नमेंट पूरी तरह से उलझ चुकी है। अगर वो यहां कोर्ट के निर्णय को मानती है तो सरकार पर एक बड़ा ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जनरल बच्चा, जनरल
जो कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित तो होगी ही होगी। बहुत सारे जनरल कैंडिडेट के बच्चों को बाहर होना पड़ सकता है। अब ये जो चीजें होती हैं इसमें हमारे बच्चों का दोष नहीं है, दोष सरकारों का है, दोष जो है कोर्टों का है। कोई भी निर्णय अगर आपको देना है तो आप उसे जल्दी भी दे सकते हैं, ठीक है, आप उसे उसी समय निस्तारित कर सकते हैं, उसे प्रायोरिटी पर रख कर आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी ऐसे निर्णय से एक बहुत बड़ा जनमत प्रभावित हो रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी अगर प्रभावित हो रही है, तो कोर्ट को इसमें विशेष अपील करनी चाहिए और ऐसे मामलों का निस्तारण बहुत जल्दी किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बच्चों ना होने पाए। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, ठीक है। मैं डॉक्टर संजय सर, थैंक यू।